अस्सलाम फ्रेंड्स। हम एचआर की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर लीगल इन्फ्लुएंसेस के हवाले से ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। आज हमारी डिस्कशन जो है वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो लॉज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में उन पर डिस्कशन हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट के पर्सपेक्टिव से होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो टेक्स्ट बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में बनी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल के होते हैं, यानी उनकी एप्लीकेशन दुनिया में कहीं भी हो सकती है। इस लिहाज से हमने जो यूएस लेजिस्लेशंस यानी लॉज हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से बहुत सारे हैं। उनमें से 6 ऐसे लॉज हैं, 6 उनको सेलेक्ट किया है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो 6 लॉ ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन पाकिस्तान में भी हो सकती है या किसी ना किसी तरीके से हो रही है। ये 6 लेजिस्लेशंस यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मेजर लेजिस्लेशंस हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। वो ये है टाइटल 7 ऑफ द 1964 सिविल राइट्स एक्ट। आप देख रहे हैं कि इसमें जो ईयर्स हैं वो भी मेंशन्ड है और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है इसके पीछे जिस पर डिस्कशन हो सकती है लेंथी। लेकिन इस वक्त हम फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि ये लॉ क्या है और इनका एम्बिशन क्या है। इस तरह हम देख रहे हैं 1978 का प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, 1991 का सिविल राइट्स एक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्ट है, यानी जो 64 में एक्ट आया था उसके मुकाबले में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। इन लॉज को देखेंगे तो पता चलेगा ये लॉज एक तो मखसूस पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो जनरल पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं यानी उनकी जनरल एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रीवियस लॉज के हवाले से अमेंडमेंट्स हैं। इसी तरह इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है और एज डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से एडीईए यानी एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967। इस तरह अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 यानी एडीए। मैंने ये 6 लेजिस्लेशंस को पिक किया है और एक हैंड रिटन डायग्राम थी जिसको थोड़ा सा कंप्यूटर फॉर्मेट में भी चेंज किया है। जो लोग इन साथ क्लासेस पढ़ चुके हैं थोड़ी सी उसमें चेंजेस नजर आएंगी। ये एक विजुअल डिस्प्लेशन है, यानी एक ग्राफ्स की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है कि इन लॉ के अंदर बेसिकली क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से नजर आता है वो टाइटल 7 ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1964 है। हम इसको मेजर लेजिस्लेशन इसलिए कहते हैं कि पहली दफा किसी भी लॉ ने डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से गाइडलाइंस दी है, यानी ये पहला लॉ है जो कि प्योर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से आया है और ये डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने की बात करता है। ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने की बात करता है बल्कि डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स को भी कम्युनिकेट करता है। उसने इस लॉ ने डिस्क्रिमिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और दूसरी को अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। इनके 2 ब्रांड नेम्स यानी नाम भी नजर आते हैं, एक को डिस्पैरेट ट्रीटमेंट कहते हैं और एक को डिस्पैरेट इम्पैक्ट बोलते हैं। डिस्पैरेट ट्रीटमेंट इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्पैरेट इम्पैक्ट अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन है। हम आगे जाकर इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट भी करेंगे। ये पहली लेजिस्लेशन है जिसमें फर्स्ट टाइम एवर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड भी यूज हुआ है और उसके स्टॉप करने की बात भी की गई। इसी तरह हम देखते हैं 1963 का इक्वल पे एक्ट टाइमलाइन में बात शुरू पहले आ गया था लेकिन हम इसको बाद में रखा है। अदर मेजर लेजिस्लेशन है खास तौर पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी इक्वल पे के हवाले से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने की बात करता है। मेल और फीमेल अगर दोनों क्वालिफाइड हों और दोनों एक ही स्टेटस ऑफ जॉब में हों, दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। क्योंकि एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। मेल को एडवांटेज और फीमेल को डिसएडवांटेज नहीं देना चाहिए। यही वो लॉ है जो हमने लास्ट केस में देखा था कि बोइंग में जो फीमेल्स ने अपनी कंप्लेन फाइल की थी वो इसी लॉ को सामने रखकर की थी कि लॉ प्रोटेक्ट करता है फीमेल्स को इक्वल पे प्रोवाइड करने के हवाले से। इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस थी जिसको आखिरकार 1967 में एक
लेजिस्लेशन के थ्रू स्टॉप करने की कोशिश की गई वो ये थी कि जब कोई वर्कर 40 इयर्स या अबव की एज का हो जाता था तो उसको फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट का चांस नहीं मिलता था। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता था तो दोबारा कंपनी उसको हायर नहीं करती थी और ये कह देती थी कि वो ओवर एज है। तो 1967 का एज एक्ट सामने आया जिसने ये कि कम्युनिकेट किया कि ऐसा कैंडिडेट जिसकी 40 इयर्स से ज़्यादा की एज हो लेकिन वो मेडिकली फिट हो तो उसको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं तमाम लॉज ऐसे हैं जो कि बेसिकली लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, उनकी जेंडर या उनकी डिसेबिलिटी और इस तरह के फैक्टर्स की बुनियाद पर। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट ने 40 प्लस ईयर्स के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, उनको भी राइट दिया कि उनको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अगर वो मेडिकली फिट है और वो काम कर सकते हैं तो उनको दोबारा चांस मिलना चाहिए। सेम द केस विद प्रेगनेंसी एक्ट 1978। ये भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन रही है कि जो खवातीन जिनके बेबीज होने वाले थे उनको जब वो बर्थ के बाद वापस आती थी तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा रखा नहीं जाता था, छुट्टी पे चली जाती थी, मजबूरी थी, उनकी एक नेचुरल फिनोमेना है। सो उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन रही है। इस एक्ट के आने के बाद 1978 प्रेगनेंसी एक्ट के बाद ये कवर प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोटेक्शन दी गई है प्रेग्नेंट वुमन को कि उनका नेचुरल राइट है कि वो छुट्टी पर जाएं और उन छुट्टी के दौरान पे भी मिले, इसको पेड लीव बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप करने की बात करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स की और उनको प्रोटेक्शन देता है अंडर द लॉ कि वो नेचुरली छुट्टी पे भी जा सकती हैं और वो पेड वेकेशन से भी क्लेम कर सकती हैं। इसी तरह 1978 का अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट (ADA) इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा, हमारे यहाँ भी अक्सर ही पर्सपेक्टिव पाया जाता है कि डिसेबल लोग जो हैं उनको किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हायर नहीं किया जाता। हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं डिसेबल को यूजुअली हम एक बड़े ही लो प्रोफाइल में देखते हैं और उनको हम हमेशा एक डिग्रेड करते रहते हैं क्योंकि कोई फिजिकल इनएबिलिटी होती है। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट ने कहा कि अगर कोई इसकी डिसेबिलिटी डायरेक्ट हिंड्रेंस नहीं है किसी भी जॉब के हवाले से, यानी जॉब में कोई हर्डल क्रिएट नहीं करती, तो ऐसे लोगों को फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो व्हील चेयर पे बैठ के काम कर सकता है या उसका एक हाथ खराब है और दूसरे हाथ से काम कर सकता है, अगर वो अ, पूरी तरह देख नहीं सकता लेकिन खास तौर पर वो सुन सकता है और बोल सकता है और सुनकर लोगों की बात का जवाब दे सकता है और उसकी डायरेक्ट जॉब में हिंड्रेंस नहीं होती, ऐसे लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने की बात करता है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। इसी लॉ के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी और पाकिस्तान में हम देखते हैं डिसेबल के लिए मखसूस नशस्तें रखी गई हैं, कोटाज रखे गए हैं ताकि उन पर डिसेबल कैंडिडेट्स को लाया जाए। फाइनली हम देखते हैं सिविल राइट्स एक्ट 1991। सिविल राइट्स एक्ट 1964 डिस्क्रिमिनेशन में बात की गई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके हवाले से रह गई थी 1991 में। और ये हमने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोर्ट केसेस होते हैं उनमें बहुत सारे नए इश्यू सामने आते हैं जिसकी वजह से फिर हम अमेंडमेंट्स देखते हैं, जैसे कि 1964 से लेकर 1991 के दरमियान सिविल राइट्स के हवाले से कुछ अमेंडमेंट सामने आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो 1991 में सिविल राइट्स एक्ट के मुकाबले में हुई है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं या प्लेंटिफ्स हैं वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अब, यानी प्यूनिटिव चार्जेस क्लेम कर सकते हैं जिनको डैमेज चार्जेस बोलते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम 6 महीने जॉबलेस रहे, कंपनी ने हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की, हमारे लिए साइकोलॉजिकली बहुत ही पुअर था, मुश्किल था। अब हमें कंपनी इस हवाले से डैमेज चार्जेस पे करे, यानी हमारी तनख्वाह भी हमें दे और फिर हमें ऊपर इसके अलावा अपनी पेन के हवाले से, अपनी मुश्किल के हवाले से, जो मुश्किलात सामने आई है इस हवाले से हमें कंपनी पेमेंट करे। तो ये डैमेज चार्जेस भी वो क्लेम कर सकते हैं जो पहले 1964 में नहीं था। दूसरा, जो डिस्क्रिमिनेशन की हाईएस्ट फॉर्म्स हैं हम आगे जाके देखेंगे, उसमें हरासमेंट भी है और फिजिकल हरासमेंट है। तो उस हवाले से ज्यूरी ट्रायल भी हो सकता है, यानी
यूरी ट्रायल तब होता है जहाँ मर्डर केस हो या बहुत ही सवेयर इश्यूज हो, उस हवाले से यूरी ट्रायल्स होते हैं जिसमें सेंटेंस भी हो सकती है, यानी उसको बकायदा पूरी जिंदगी के लिए जेल में भेजा जा सकता है। उनका ख्याल था कि हरासमेंट वाले लोग जो हैं उनको बड़ी जल्दी छुट्टी मिल जाती है और कोर्ट उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेते। तो 1964 के एक्ट के बाद 1991 के सिविल एक्ट्स में इनके खिलाफ सख्त यूरी ट्रायल भी किया जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो वर्कर्स यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर काम कर रहे थे, उनके हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के जो इश्यूज थे, उन पर कोई लॉ अवेलेबल नहीं था। सिविल राइट्स एक्ट 1991 ने जो ये एक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का, उसकी कवरेज यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन को पूरी दुनिया में प्रोवाइड की है। इसके दोनों साइड्स हैं, यानी प्रोटेक्शन भी देता है, और अगर एम्प्लॉयर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई अगर किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो तो वहाँ भी ये लॉ अप्लाई होते हैं। मेरे ख्याल है कि हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक लॉ पर डिटेल से बात करेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंस है या उनकी एप्लीकेशन है उनको समझेंगे। सिविल राइट्स एक्ट 1964 में डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से क्लियर गाइडलाइंस बनी हुई हैं। इंशाल्लाह डिस्क्रिमिनेशन के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उन पर हम बात करेंगे, यानी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, और समझाएंगे कि इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है।